जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 और टॉपिक आज का हमारा जनाब डिग्री ऑफ ग्लॉस। डिग्री ऑफ ग्लॉस, ग्लॉस की डेफिनेशन देखें, पहली लाइन में जो है वो बयान की गई है कि ग्लॉस क्या होती है। ग्लॉस इज अ मेजर ऑफ रिफ्लेक्टिविटी। ग्लॉस इज अ मेजर ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, ये डेफिनेशन जो है वो ग्लॉस की सबसे पहले दी गई है। मेजर ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, आप सब लोगों ने जब मैट्रिक लेवल पे थे तो आपने कुछ असूल पढ़े थे, रोशनी के कवानीन, प्रिंसिपल ऑफ लाइट्स। आपने पढ़ा था कि जब सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी खत मुस्तकीम में चलती है, यानी स्ट्रेट लाइन में चलती है, वेव्स की सूरत में चलती है और स्ट्रेट लाइन में चलती है, मतलब सीधी आती है और वेव्स की सूरत में उसके पार्टिकल चल रहे होते हैं। तो ये जब सूरज की रोशनी किसी जिस्म से टकराती है तो जिस एंगल से टकराती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाया करती है। अब ये जो टकराने वाली रोशनी है किसी जिस्म से, ऑब्जेक्ट से, जो सूरज से आ रही है, इस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और जिस्म से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हुई है, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जिस जिस्म से टकराई है ना वो रोशनी की रेस, जिस जिस्म से टकराई है वो जिस्म जो है वो इवन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए। यानी हमवार है, यकसा तौर पर हमवार है। अगर किसी हमवार फ्लैट जिस्म से रोशनी की शुआएं आके टकराती हैं तो जिस एंगल से टकराती हैं उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। बेसिकली ये जो रिफ्लेक्ट होने वाली रेज है, यही वो रेज हैं जो हमारी आंखें रिसीव करती है। हमारी आंखें सिर्फ इन रिफ्लेक्टेड रेज को रिसीव करने की सलाहियत रखती है। जो रेज रिफ्लेक्ट नहीं होती, इधर उधर मुंतशिर हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। कहते ये रेज जो डिस्पर्स रेज होती है उनको हमारी आंखें देखने के काबिल नहीं होती। तो फिनोमिना क्या बना कि किसी भी जो सूरज की रोशनी, जिसे हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, कहते सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट आती है तो वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, जिस एंगल से टकराती है अगर वो ऑब्जेक्ट स्मूथ है तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। और बेसिकली हमारी आंखें इन्हीं रिफ्लेक्टेड रेज को रिसीव करती है। और रिसीव करने के बाद जो है उस अल्लाह ताला ने हमारी आंखों की बनावट इस तरह बनाई है कि जब हम रिसीव करते हैं तो पीछे बाकायदा जो है वो लेंस लगे हुए हैं और वो लेंस जो है वो फिर एक इमेज बना देते हैं। पीछे जो है वो और रॉड्स और कॉन सेल्स होते हैं जो उसको कलर देते हैं। फिर बार ऑप्टिक नर्व्स के जरिए सिग्नल्स जो है वो दिमाग तक जाते हैं और हमें चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन होती है और हमें पता चलता है कि वो कलर ग्लॉस है, चमकदार है, या मैट है, यानी वो जो चमकदार नहीं होता वो आप उसको मैट कह देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब पेंट बड़ा स्मूथ, कोटिंग स्मूथ हो, चमकदार हो, बड़ी ब्राइटफुल हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये ग्लॉस फिनिश है। जैसे कभी मोटरसाइकिल आप खरीदे तो पाकिस्तान में जैसे होंडा मोटरसाइकिल आप नहीं खरीदते हैं तो उसकी जो टैंकी के ऊपर कलर हुआ हुआ है वो बड़ा चमकदार होता है। तो वो क्या है? ग्लॉसी पेंट है। वो क्या है? ग्लॉसी है कि वो अ, इतनी जबरदस्त सरफेस तैयार हुई है, स्मूथ सरफेस तैयार हुई है यकसा तौर पर कि जब भी उसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो वो ऐसे ग्लॉस जो है ना वो नजर आती है बकायदा। तो ग्लॉस क्या है? बेसिकली हमने कहा ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनकी मेजरमेंट ही ग्लॉस है। रिफ्लेक्टेड रेज की मेजरमेंट को ही ग्लॉस हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर अक्सर आपने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं, हम उसकी वो टैंकी चेंज करवाते हैं और हम उसके ऊपर या तो पेपर लगवा देते हैं जो मैट होता है जिसमें वो चमक नहीं होती, या मैट पेंट करवा देते हैं उसके ऊपर जिसमें वो चमक नहीं होती। और चमक ना होने के साथ साथ अगर उसकी सरफेस को देखें तो वो सरफेस हमें अनइवन सी लगती है। सरफेस क्या लगती है? अनइवन लगती है, वो स्मूथ, यकसा तौर पर स्मूथ नहीं होती। तो साबित ये हुआ कि अगर सरफेस स्मूथ हो, हमवार हो, तो जितनी रेज आगे टकराएंगी उतनी ही रेज रिफ्लेक्ट होंगी और जितनी रेज ज्यादा रिफ्लेक्ट होती जाएंगी चीज हमें ग्लॉस दिखेगी। और जितनी रेज
कम रिफ्लेक्ट होंगी और ज्यादा रेज इधर उधर डिस्पर्स होंगी तो उतनी वो चीज हमें मैट दिखेगी। क्लियर है? तो गैस तो ग्लॉस पेंट फिल्म की जो फिनिश है उसमें ग्लॉस या जो मैट फिनिश है वो डिपेंड कर रहा होता है डिग्री ऑफ रिफ्लेक्टिविटी के ऊपर, डिग्री ऑफ रिफ्लेक्टिविटी के ऊपर। इस वजह से हमने ये कहा कि ग्लॉस इज अ मेजर ऑफ रिफ्लेक्टिविटी, ग्लॉस इज अ मेजर ऑफ रिफ्लेक्टिविटी। मजीद पढ़ते हैं, कंसेप्ट आप लोगों को आ गया। ग्लॉस इज अ मेजर ऑफ रिफ्लेक्टिविटी। लाइट फॉलोज जनरल रूल्स, लाइट जो जनरल रूल्स हैं उसको फॉलो करती है। क्या? ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, के जो लाइट रेज है वो बिल्कुल खत मुस्तकीम में सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। When light hits a surface, it reflects off at the same angle as it strikes the surface। जब यही लाइट सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट से जिस्म से टकराती है तो जिस एंगल से टकराई है उसी एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी एंगल से ही मुनाक्स हो जाती है। क्लियर है? A modern gloss meter works on exactly this principle। जो ग्लॉस मीटर वो इक्विपमेंट वो आला है जिसकी मदद से हम ग्लॉस को मेजर करते हैं। तो ग्लॉस को मेजर करने के लिए जो आला यूज किया जाता है क्या कहा जाता है उसे? ग्लॉस मीटर। कहते हैं ये जो ग्लॉस मीटर है ना ये एग्जैक्टली इसी ही असूल के ऊपर काम करता है। और वो असूल क्या है? वही कि जिस एंगल से रोशनी आगे टकराती है उसी एंगल से ही रिफ्लेक्ट होती है। एग्जैक्टली इसी असूल के ऊपर ग्लॉस मीटर जो है वो क्या करता है? काम करता है। A light source direct a beam of light onto the surface। जो लाइट सोर्स है वहां से रोशनी सीधी सरफेस के ऊपर आगे टकराती है। वो सरफेस जो अंडर टेस्ट होती है, वो सरफेस जो अंडर टेस्ट होती है, अंडर टेस्ट सरफेस के ऊपर जो लाइट है वो आगे टकराती है। एंड अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल, और पीछे उसमें ग्लॉस मीटर में एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल बना होता है और सेट एट द सेम एंगल, जिस एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होनी है रेस उसी एंगल पे उस फोटो इलेक्ट्रिक सेल को सेट किया जाता है। बेसिकली इधर तो हमारी आंखें रिसीव करती है ना रिफ्लेक्टेड रेस को, लेकिन उसमें ग्लॉस मीटर में तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक सेल बना होगा जो इन्हीं रिफ्लेक्टेड रेस को कलेक्ट करेगा, रिसीव करेगा। क्या करेगा? कलेक्ट करेगा या रिसीव करेगा, और करने के बाद उसको क्वांटिफाई करेगा, उसको क्वांटिटी में डिजिटल परसेंटेज में जो है ना वो कन्वर्ट करके आपको बताएगा कि कितने परसेंट ग्लॉस है या कितने परसेंट रिफ्लेक्टिविटी है। ठीक है बेटा? तो देखें, collects the photograph ये photo electric cell set at the same angle collects the reflected light and quantifies it and convert it digitally into the percentage of the incident rays या incident light। उसके बाद ऑन अ परफेक्टली स्मूथ सरफेस, अगर कोई स्मूथ सरफेस है इट वुड गिव ऑलमोस्ट 100%। अगर स्मूथ सरफेस है तो जो इंसिडेंट रेज जितने परसेंट हैं उसका 100% ही रिफ्लेक्ट होकर फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जाएगा और उसकी परसेंटेज रिफ्लेक्टेड की जो है वो 100% ही आएगी। क्लियर है? सो ऑन एन अनइवन सरफेस, अगर कोई अनइवन सरफेस है जैसे गैर हमवार सतह है तो फिर क्या होगा? सम ऑफ द लाइट इज डिफ्लेक्टेड, कुछ लाइट्स इधर उधर मुंतशिर हो जाएगी या मुड़ जाएगी। एंड सो द परसेंटेज रीडिंग वुड बी लोअर, जो फिर रिफ्लेक्टेड जो रेज की परसेंटेज होगी वो कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अ हाई परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ग्लॉस, जितनी हाई परसेंटेज रिफ्लेक्शन की होगी उतनी वो पेंट फिल्म की फिनिशिंग जो है वो ग्लॉस होगी। और एंड लो परसेंटेज विल बी मैट, जो लो परसेंटेज होगी वो क्या होगी जी? मैट होगी। ग्लॉस मीटर फॉर जनरल यूज हैव टू कॉमन एंगल्स। हम मोस्टली जब ग्लॉस मीटर का इस्तेमाल करते हैं तो दो कॉमन एंगल्स पे उसको सेटिंग की जाती है। एक हम रोशनी को 20 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट करवाते हैं और एक हम टिपिकली 60 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट करवाते हैं, विद 60 डिग्री एंगल बीइंग द मोस्ट कॉमन। अब देखें 20 और 60 के रिफ्लेक्ट करवाएं और हम रिजल्ट क्या निकालेंगे? कहाँ पे जाके ज्यादा ग्लॉस होगी, 60 वाली या 20 वाली?
डिपेंड करता है नीचे सरफेस इवन है या अनइवन है। समझ रहे बात? अगर सरफेस अगर इवन है तो फिर डेफिनेटली जो है वो ग्लॉस ज्यादा होगी, अनइवन होगी तो फिर मैट ज्यादा होगी। क्लियर है बेटा? एंगल तो कोई भी हम सेट कर सकते हैं, 20, 60, 80 भी सेट कर किया जा सकता है। जैसे ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे आमतौर पर क्या किया जाता है, ये इंसिडेंट रेज है ये आपकी, और सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस पे जितनी नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज आके टकराई हैं उतनी ही रिफ्लेक्ट होकर फोटो इलेक्ट्रिक सेल ने रिसीव की हैं। फिर यही फोटो इलेक्ट्रिक सेल इस रिसीव्ड रिफ्लेक्टेड लाइट्स को क्वांटिफाई करेगा और परसेंटेज में तब्दील करके बताएगा कि रिफ्लेक्टिविटी या डिग्री ऑफ रिफ्लेक्टिविटी की क्या परसेंटेज। इसी तरह आप यहाँ पे देख लें, ये अनइवन सरफेस है ना, और इस अनइवन सरफेस पे इंसिडेंट रेज आ तो रही हैं लेकिन रिफ्लेक्ट बहुत कम हो रही है, डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट हो रही है। आने वाला टकराने वाला इंसिडेंट रेज का एंगल कुछ और है, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो डिफरेंट एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है अनइवन सरफेस होने की वजह से। तो इसलिए रिजल्ट ये निकलता है कि अनइवन सरफेस हमेशा आपको मैट फिनिश देता है और इवन जो एरिया होता है वो आपको ग्लॉस फिनिश देता है। और ये जो मैट और ग्लॉस फिनिश होता है, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए, मैट या ग्लॉस पोजीशन को मेजर करने के लिए जो आला यूज किया जाता है उसको ग्लॉस मीटर कहा जाता है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है इसमें? अब इसी का एक छोटा सा क्लिप देखते हैं, ग्लॉस मीटर कैसे वर्क करता है। ये देखिए आपके सामने एक पिक्चर नजर आ रही होगी ग्लॉस मीटर की, ये वाली। ठीक है जी। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जिसके तहत हमें ये जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो देखें। देखें कौन कौन से ISO स्टैंडर्ड हैं, 2813, ISO 7668, ASTM D523, ASTM जो है वो D2457, ये आपके सामने सारे, AS 1580, DIN और MFT, ये सारे। और एंगल्स कौन से यूज करेंगे, कहते हैं एंगल जो है ना एक्सेप्शन 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल के अलावा इसमें एंगल सेट करें। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये ग्लॉस मीटर आपने उसके स्टैंड में से निकाल लिया। ठीक है जी, हमारे पास ये इसका बटन जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है जिस पर स्कैन लिखा है, इसको दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। पहले सबसे पहले हर एक आले को जब भी हम लेते हैं उसको क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। हमने देखा कैलकुलेशन पे जाके कैलिब्रेशन पे जाके उसे ओके किया। ठीक है जी, कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हो गई है, ओके जी। अब उसके बाद में ये उसके सोन यानी एंगल सेट कर रहे हैं 20, 60 और 85। इसमें 3 एंगल हैं। ये जो ग्लॉस मीटर है ये कितने एंगल वाला है, 3 एंगल पे, ये 20, 60 और 85 एंगल पे आपको जो सेट देगा। देखें जी आप यहाँ पे ऐसे एंगल 2, 3 एक एंगल पे भी सेट कर सकते हैं। देखो उसने 60 के एंगल पे ले लिया। ठीक है जी, तो 60 पे 97 GU जो है वो यूनिट उसने दी है, 97 60 के एंगल। इसको बाकायदा आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, पहली रीडिंग दूसरी रीडिंग एंगल डिफरेंट करके भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो देखें सिंपल सरफेस के ऊपर जब आप रखते हैं तो जो लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलती है वो सरफेस से पेंट फिल्म से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है। तो उस रिफ्लेक्टेड रेज को देखें, उसने जो है वो रिसीव करके 20, 60 और 85 की रेंज पे जो है ना वो ये नीचे वैल्यूज दे दी। बहरहाल इसमें जब भी आप फील्ड में जाएंगे आपके पास ये ग्लॉस मीटर होएगा, इसके साथ बाकायदा एक गाइडेंस के लिए मैनुअल मौजूद होता है, उसको अच्छी तरह पढ़े। उसमें लिखा होता है कि आपने किस तरह जो है ना वो इसका इस्तेमाल करना है। तो उन डायरेक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और इंशाल्लाह अज़ीज़ आप जो है ना आसानी से इसको परफॉर्म करें। अब बड़ी अहम लाइनें मैं पढ़ने लगा हूँ जिसमें से अक्सर एक आध MCQ बन जाता है। तो कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं ग्लॉस फैक्टर, ग्लॉस को अफेक्ट करने वाली
क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए जी, एनी प्रॉपर्टी यानी कोई भी चीज़ विच कैन अफेक्ट द पेंट सरफेस फॉर्मेशन। या पेंट बनता है ना, पेंट फॉर्मेशन, पेंट सरफेस फॉर्मेशन बनाने में जो जो चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं ना, वो सब मिलियन ग्लॉस को अफेक्ट कर सकती है। कैन अफेक्ट द ग्लॉस फैक्टर। उसमें जो मेन मेन क्या कंट्रीब्यूटर्स है, पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। देखिए, पीछे जब आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे तो उसमें पीवीसी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि अगर हमें जो डीएफटी रिक्वायर्ड है उतनी डीएफटी से अगर हम जो पेंट यूज कर रहे हैं अगर उसके अंदर पिगमेंट्स का साइज कम है तो हमें जो है वो स्मूथ फिनिश मिलेगा, ग्लॉस फिनिश मिलेगा। और अगर हमारे पास पेंट फिल्म की ड्राई फिल्म थिकनेस अगर मिसाल के तौर पर हमें 60 चाहिए, लेकिन उस पेंट के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं पिगमेंट सॉलिड पार्टिकल्स की का साइज इज 65 6 या 70 है, डेफिनेटली 60 तो उसकी डीएफटी है। तो ये जो उसमें जो पिगमेंट्स हैं वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट यानी उभर आएंगे। जब वो बाहर की तरफ उभरेंगे तो सरफेस इवन तो नहीं रहेगी, वो अनइवन होगी। जब सरफेस अनइवन हो जाएगी तो उसके ऊपर जब रोशनी आगे टकराएगी तो वो इधर उधर डिफ्लेक्ट होगी, वो रिफ्लेक्ट कम होगी, या जिस एंगल से आगे टकराई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जब नहीं रिफ्लेक्ट होगी तो डेफिनेटली वो चीज़ हमें मैट दिखेगी। क्या दिखेगी? मैट दिखेगी। इस हवाले से फिर पीवीसी यानी पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट कर सकती है, डिग्री ऑफ डिस्पर्शन कर सकती है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिस्पर्शन में ये देखा जाना है ना कि इंसिडेंट रेज आए हैं किस एंगल से टकराए हैं और डिस्पर्स किस एंगल से। सेम एंगल्स हुए हैं तो डेफिनेटली वो डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर सेम एंगल से नहीं इधर उधर डिस्पर्स हुए तो डिग्री ऑफ डिस्पर्शन है। फिर डिग्री ऑफ डिस्पर्शन के हट के भी एक चीज देखें कि जो पिगमेंट है, पिगमेंट एक यूनिट एरिया में उनकी तादाद कितनी है, उनके एग्रीगेट्स कितने हैं, डिग्री ऑफ डिस्पर्शन। जैसे हैगमैन ग्राइंड का आज आपने पढ़ी थी कि उस वो डिग्री ऑफ डिस्पर्शन को फाइंड आउट करने में यूज होती है। तो डिग्री ऑफ डिस्पर्शन में ये होता है कि यूनिट एरिया अगर रखा जाए और उस यूनिट एरिया में पिगमेंट्स की तादाद कम हो और बाइंडर की तादाद ज्यादा हो तो डेफिनेटली फिर भी आपको स्मूथ और ग्लॉस फिनिश मिलेगा। और अगर बाइंडर की मिकदार कम हो और पिगमेंट्स की तादाद ज्यादा हो, डिस्पर्शन में पिगमेंट्स की तादाद ज्यादा हो, तो फिर वो मैट की तरफ जाता है। तो इसलिए पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिस्पर्शन भी अफेक्ट कर रहा है। इसी तरह पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज दोनों मिसालों में मैंने आपको वाज़ेह किया है कि पार्टिकल साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जो रेजन यूज करें उनकी टाइप क्या है, फॉर पॉलीमर फॉर्मेशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI स्टैंड फॉर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिर फिर सॉल्वेंट टाइप। तो ये वो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को ज़हन में जरूर रखें। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा, नीचे फैक्टर दिए होते हैं, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो ग्लॉस को अफेक्ट कर सकता है, किसको अफेक्ट कर सकता है, ग्लॉस को अफेक्ट कर सकता है। क्लियर है बेटा? ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अडहियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखें। अडहियन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस एतबार से कि पेंट फिल्म और सबस्ट्रेट के दरमियान में अडहियन अच्छा होना चाहिए। उन पेंट जब आप सरफेस के ऊपर लगाएं तो पेंट और सरफेस की दरमियानी जो पकड़ होती है ना वो बड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। पकड़ मजबूत होगी तो डेफिनेटली कोटिंग ज़्यादा टाइम निकाल जाएगी। अगर पकड़ किसी वजह से जो है वो मजबूत नहीं है तो फिर ये क्या होगा, पेंट फिल्म जो है वो जुड़ी नहीं रहेगी बल्कि उतरना शुरू हो जाएगी, डिलैमिनेशन होना शुरू हो जाएगी, फ्लेकिंग होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से हमें ये कहते हैं कि अडहियन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब एडहियन जो इम्पोर्टेंट है ना उसकी फेलुअर की कई वजूहात हो सकती है। एडहियन की फेलुअर की कई वजूहात हो सकती है। सबसे पहली वजूहत ये हो सकती है कि जैसे अगर सबस्ट्रेट के ऊपर आपने कंटेमिनेंट्स मौजूद हैं और उन कंटेमिनेंट्स को रिमूव ही नहीं किया, वो कंटेमिनेंट्स सैंडविच की तरह के दरमियान में आ जाते हैं, यानी सरफेस और पेंट जब आप करें तो वो दरमियान में अडहियन नहीं होने देते। तो कंटेमिनेशन जो है वो क्या करती है, प्राइमर और सबस्ट्रेट के दरमियान में अडहियन फेलुअर करती है। दूसरा बाज़ दफ़ा होता है कि आपने जो प्राइमर लगाया है उस प्राइमर के अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो प्रोट्रूड आउट नहीं होते, वो बाहर नहीं उभरते और स्मूथ सा रह जाता है। फिर आप जब मिड कोट लगाते हैं
इंटर कोट लगाते हैं तो उसको अच्छा अडहियन नहीं मिल पाता। तो मोस्टली हमें ये कोशिश होती है कि जो लो वॉल्यूम सॉलिड मटेरियल होता है प्राइमर, लेकिन उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं ताकि वो उभर आए। फिर जब उसके ऊपर आप कोड लगाएं तो उसमें और इसमें अडहियन कायम होते हैं। सरफेस जो है, एरिया जो हमने पढ़ा था कि एक्चुअल से एक अपेरेंट एरिया होता है, एक एक्चुअल एरिया होता है ना। अपेरेंट तो उतना है, लेकिन एक्चुअल एरिया हमने कहा था बढ़ जाने से अडहियन बेहतर हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो एक्चुअल एरिया वो कैसे बढ़ रहा है, जो पेंट के अंदर पिगमेंट्स मौजूद है, सॉलिड पिगमेंट्स, वो बेसिकली बाहर की तरफ जब ऊपर आते हैं वो सरफेस ऐसे ही है ना जैसे रफ हो जाती है, तो वो प्राइमर ऐसे ही ऊपर से दिखता है जैसे अनइवन है। तो उसका एरिया जो है वो बढ़ने की वजह से, अनइवन दिखने की वजह से, जब आप पेंट लगाएंगे तो वो पेंट फिर जो फिनिश कोड लगाएंगे तो वो उसके दरमियान में एक अच्छा अडहियन कायम होगा, लॉक एंड की पैटर्न से हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में क्वेसी फेलवर भी हो सकता है कि बाज दफा पेंट के अपने ही एक जैसे मालिक्यूल पिगमेंट्स उनको ही बाइंडर आपस में नहीं जोड़ पाता, उसको क्वेसी फेलवर। तो इसको पढ़ के देखते हैं। अडहियन क्या है जी? कहते हैं जी अडहियन के लिए टेस्ट करेंगे, और बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, बड़े महंगे तरीन टेस्ट होते हैं, स्पेशली ये करवाए जाते हैं, याद रखें। इसमें अगर अडहियन फेल आ जाए ना तो सारी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर आ जानी, आपकी नेग्लिजेंसी, इंस्पेक्टर्स की नेग्लिजेंसी के ऊपर आ जाना है। तो ये टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, ये टेस्ट आपने लाजम करने हैं, इंश्योर करना है कि पेंट अप्लाई करवाने से पहले एज पर द स्पेसिफिकेशन जो स्टैंडर्ड रिक्वायर किया गया उस लेवल की कंटेमिनेशन रिमूव हो, उस लेवल की क्लीनलीनेस मिली हो, उस लेवल की रफनेस मौजूद हो सरफेस के ऊपर, सरफेस प्रोफाइल उस लेवल का बना हो, कीप बना हो, फिर ताकि पेंट जब आप उसके ऊपर लगाएं तो पेंट और सरफेस के दरमियान में एक अच्छा अडहियन कायम हो जाए। जितना अच्छा देर पर अडहियन होगा उतनी वो सरफेस जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। जी, adhesion. Inspection is defined as measuring, examining, testing, gauging, one or more characteristics वगैरह। हाँ, और कहता है यार देखें, आप किसी एक खसूसियत या एक से ज्यादा पेंट की खसूसियत को परखने के लिए, वो गाज करने के लिए, आप जानने के लिए आप क्या करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं डिफरेंट इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके, आप एग्जामिन करते हैं डिफरेंट इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके, विजुलेट्स का इस्तेमाल करके डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, रिजल्ट्स लेते हैं, गाजिस का इस्तेमाल करके गाजिंग करते हैं किसी एक या एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स। ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं बेसिकली इसी को इंस्पेक्शन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन कहते हैं। One of the properties required of a paint film is to provide adhesion to the substrate. अब पेंट फिल्म की जहाँ बहुत सारी और प्रॉपर्टीज हैं, वहां पे एक अहम तरीन प्रॉपर्टी ये भी है कि पेंट फिल्म और सबस्ट्रेट के दरम्यान में अच्छा adhesion बने। समझे ना, पेंट ने सबस्ट्रेट के साथ अच्छा adhesion कायम करना होता है, ये एक अहम प्रॉपर्टी है। Therefore, an inspector is expected to test to ensure the paint is performing this function. इसलिए बतौर इंस्पेक्शन आपकी ये ड्यूटी है, आपसे ये तवक्को की जा सकती है कि आपने टेस्ट किया होगा कि ये जो पेंट लगाया जा रहा है ना, ये पेंट सरफेस को अडहियन मुहैया करेगा, ये अच्छा परफॉर्मेंस देगा, हाँ अडहियन के एतबार से, इसलिए आपने उस पेंट के टेस्ट जरूर करना है। There are three main areas for adhesive failure within a paint system. पेंट सिस्टम यानी पेंट जब आप लगाते हैं, पहला कोट, दूसरा कोट, तीसरा कोट, चौथा कोट, यही पेंट सिस्टम। कोई भी पेंट सिस्टम यूज हो रहा है तो उसमें वो कहते हैं आपने इंश्योर करना है कि कोई भी अडहियन फेलुअर ना हो। अगर अडहियन फेलुअर होता है ना तो ये तीन एरियाज बता रहा है कि वहां पे अडहियन फेलुअर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, वहां पे आपने जरा चुकन्ने रहना, वो उन एरियाज में ये सारे काम यानी मेजरिंग, एग्जामिनिंग, टेस्टिंग, गाजिंग वगैरह जो है ना वो केयरफुली करना टू इंश्योर कि जो हमें रिक्वायर्ड अडहियन है वो हमें मिलने जा रहा है या नहीं। ठीक है ना जी, मिलने जाना चाहिए। पहला कौन सा एरिया जहाँ पे अडहियन फेलुअर हो सकता है, वो कहते हैं प्राइमर टू सबस्ट्रेट फेलुअर। प्राइमर किसे कहते हैं, हमने कहा था जो सबस्ट्रेट के ऊपर, पाइप के ऊपर आप जो पहला कोट करते हैं उसको प्राइमर बोलते हैं। तो प्राइमर टू सबस्ट्रेट फेलुअर, तो पहली वजह प्राइमर टू सबस्ट्रेट फेलुअर हो सकती है। दूसरी वजह इंटर कोट अडहियन, यानी पहला कोट लगा हुआ है, उसके बाद दूसरा लगाना है, फिर तीसरा लगाना है, फिर चौथा लगाना है। तो ये पहले और दूसरे के दरमियान, या दूसरे और तीसरे के दरमियान, या तीसरे और चौथे के दरमियान,
ये जो दरमियानी वाले कोट्स हैं उनके दरमियान में अडहियन फेलुअर हो सकता है, उसको हम इंटरकोट अडहियन में कहते हैं। और फिर कोहेसिव फेलुअर है। कोहेसिव यानी पेड़ के अंदर आपने खुद ही बाज दफा पेड़ और सरफेस के दरमियान में जो अडहियन फेलुअर देख रहे थे, लेकिन पेड़ के अपने पिगमेंट्स ही आपस में कोहेसिव नहीं होते, तो उसकी वजह से उसको हम कहते हैं कोहेसिव फेलुअर। यहाँ याद रखें, दो मुख्तलिफ सरफेस के दरमियान में जुड़ने की जो ताकत है वो अडहियन है। जैसे पाइप था, सरफेस थी और उसके ऊपर पेंट फिल्म थी, दो मुख्तलिफ थे ना, पाइप स्टील का, पेंट जो है वो दूसरा। तो पेंट और पाइप के दरमियान में ये दो मुख्तलिफ है। तो जब दो मुख्तलिफ सरफेस आपस में जुड़ती हैं तो वो क्या है, अडहियन है। लेकिन जो एक जैसी चीजें आपस में जुड़ती हैं उसको कोहयन बोलते हैं। तो यहाँ पे कोहयन एक जैसे मॉलिक्यूल सारे पेंट के अंदर ही होते हैं ना, पिगमेंट सारे एक जैसे पेंट के अंदर ही है। तो पेंट के अंदर जो एक जैसे हैं वो ही आपस में बाज दफा नहीं जुड़ते, उसको हम कोहेसिव फेलुअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोहेसिव फेलुअर। इनकी डिटेल देखते हैं। प्राइमर टू सबस्ट्रेट फेलुअर। प्राइमर टू सबस्ट्रेट फेलुअर इज द मोस्ट सीरियस। ये सबसे ज्यादा खतरनाक और सीरियस फेलुअर है। हाँ, ये इसको जरा देखना चाहिए कि हमें ये नहीं होगा हमारा प्राइमरी फेलुअर हो जाए तो फिर ऊपर सब फेलुअर ही हो जाएगा ना। बेस ही अच्छी नहीं बनी, कंटेमिनेंट्स थे, आपने सरफेस के ऊपर ही प्राइमर लगवा दिए। अब वो उस उन कंटेमिनेंट्स की वजह से प्राइमर और सरफेस में अटैयन ही कायम नहीं होगा। फेलुअर एयर मींस नो प्रोटेक्शन एट। अटैयन फेलुअर का मतलब ये है कि अब ये सरफेस क्रोजन से नहीं बच सकती, जंग से नहीं बच सकती, तो जंग लगे ही लगे चाहे पेंट किया भी आप। सही है, नो प्रोटेक्शन एट। दिस इज अ सरफेस कंटेमिनेशन प्रॉब्लम मेनली। ये वजह मैं बार बार बता रहा हूँ कि सरफेस कंटेमिनेटेड सरफेस के ऊपर पेंट अप्लाई करने की वजह से ये प्राइमर टू सबस्ट्रेट फेलुअर होता है। ठीक है, लैक ऑफ एडिक्वेट सरफेस प्रेपरेशन, आप प्रॉपर सरफेस को तैयार नहीं ना करते जब, तो फिर ये मसला बनता है। ग्रीस, ऑयल, डस्ट, डर्ट वगैरह आमतौर पर सरफेस के ऊपर रह जाते हैं और आप पेंट अप्लाई करवा देते हैं, उसकी वजह से ये प्राइमर टू सबस्ट्रेट फेलुअर होता है। इसलिए पहले कंटेमिनेंट्स की रिमूवल की इंश्योरेंस कर ले, उसके बाद प्राइमर अप्लाई करें। क्लियर है बेटा, अहम बात याद रहेगी। फिर इंटरकोट एडहेजन काज बाय प्रॉब्लम अबव एंड अदर्स, जो ऊपर बयान किए गए इन प्रॉब्लम्स की वजह से भी इंटरकोट एडहेजन यानी कंटेमिनेंट्स की वजह से भी हो सकता है। और दूसरा लैक ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ रिकमेंडेड ओवर कोटिंग लिमिट्स। अब देखें, पहला कोड लगाया, उसका ड्राइंग टाइम था मिसाल के तौर पर 2 घंटे, ओवर कोटिंग टाइम था 2 घंटे, आपने उसको इग्नोर कर दिया। आपने 1.5 घंटा गुजरा, आपने कहा जी खुश्क है बस लगा दें दूसरा कोड लगाएं। आपने क्या किया, ओवर कोटिंग टाइम को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से इंटरकोट एडहेजन फेल्योर हो जाएगा। ठीक है, फिर बाज दफा ऐसा भी होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिफरेंसेस ऑफ बिटवीन द मटेरियल, कि बाज दफा जैसे चौथे चैप्टर में पढ़ा था कि आपने नीचे जो है वो स्ट्रॉन्ग और ऊपर वीक, लेकिन अगर नीचे वीक और ऊपर स्ट्रॉन्ग लगा देते हैं बाइंडर वाला पेंट, तो फिर क्या हो जाता है, रिंकल्स हो जाते हैं, इल इफेक्ट होता है। तो डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मटेरियल की जो है फिर भी अडहियन, जो इंटरकोट अडहियन फेल्योर हो सकता है। तो सम अप यूं करते हैं कि इंटरकोट अडहियन फेल्योर की मेन वजह नंबर 1, जो कंटेमिनेंट्स हैं सरफेस के ऊपर मौजूद, जैसे ऑयल, ग्रीस, डस्ट, डर्ट जो ऊपर बयान किए गए थे वो भी हो सकते हैं। दूसरा, आप ओवर कोटिंग टाइम को इग्नोर कर दें तो फिर भी हो सकता है। और तीसरा, मटेरियल की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में फर्क होने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, फर्क होने की वजह से भी हो सकता है। और तीसरा आखिरी जो फेलुअर एरिया है दैट इज कोहेसिव फेल्यूर। वो क्या है, कोहेसिव फेल्यूर। ओवर थिकनेस ऑफ अ लेयर कैन entrap solvent during the drying process and thus stop polymerization। कहते हैं ज्यादा थिकनेस वाला पेंट, ज्यादा विस्कासिटी वाला पेंट ज्यादा जब लगा दिया जाता है ना, यानी गाढ़ा पेंट ज्यादा मिकदार में जब सरफेस के ऊपर लगा दें, तो फिर क्या होता है, जो सॉल्वेंट उसमें से निकलना था, पेंट में से वेपोरेट होना था, तो उस देखिए होता यही है ना कि आप सरफेस के ऊपर पेंट लगाते हैं जब, तो उस पेंट में जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट होता है जिससे पेड़ खुश्क होता है। तो कहते हैं जब आप कंसंट्रेटेड ज्यादा विस्कोसिटी वाला ज्यादा मिकदार में पेंट ही एक जगह पे लगा देंगे, तो वो विस्कस ज्यादा होने की वजह से सॉल्वेंट इवेपोरेशन ही नहीं होने देगा,
वो सॉल्वेंट इवेपोरेट होने की बजाय उसके अंदर ही फंस के रह जाएंगे, एंट्रैप हो जाएंगे। ये जो सॉल्वेंट एंट्रैपमेंट है ना, कहते हैं ये फिर क्या करती है, ये कोहेसिव फेल्योर बना देती है, क्योंकि सॉल्वेंट एंट्रैपमेंट जो है वो स्टॉप कर देती है पॉलीमराइजेशन के अमल। तो आपने पढ़ा है ना पॉलीमर्स बनाने के अमल में कि पहला ये होता है कि जब आप पेंट लगाते हैं तो पेंट में मौजूद जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट होता है। जब वो इवेपोरेट होता है तो पेंट के अंदर जो बाइंडर है उसमें पॉलीमराइजेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। बाइंडर पॉलीमराइज बना रहा होता है और साथ में जो पिगमेंट्स है उनको आपस में जोड़ रहा होता है। सही है। अब कहते हैं ये जब सॉल्वेंट इवेपोरेशन होना है तब ये पॉलीमराइजेशन का अमल स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि विस्कस ज्यादा होने की वजह से वो जो सॉल्वेंट इवेपोरेट होने थे वो इंट्रैप हो गए। अब सॉल्वेंट इंट्रैपमेंट हो गई, सॉल्वेंट इवेपोरेशन नहीं होगी। जब सॉल्वेंट इवेपोरेट नहीं हो रहे तो पॉलीमराइजेशन का अमल भी स्टॉप हो गया। इसलिए पॉलीमराइजेशन का अमल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है जी। एंड करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द फिल्म, रिड्यूसिंग कोहेसिव स्ट्रेंथ। और मेन रीजन ऑफ द कोहेसिव फेल्योर इज द सॉल्वेंट एंट्रैपमेंट। मेन वजह यही है, कहते हैं सॉल्वेंट एंट्रैपमेंट। बट इनकरेक्ट रेशियो मिक्स ऑफ टू पैक कैन हैव एग्जैक्टली द सेम इफेक्ट। हाँ, एक और भी वजह है कि जब आप टू पैक मटेरियल यूज कर रहे हो, कौन सा मटेरियल, टू पैक मटेरियल, जिसमें आप रेजन और एक्टिवेटर वगैरह, बेस या एक्टिवेटर वगैरह दो अलग अलग पैकिंग में होते हैं। उनमें बताया जाता है कि जनाब इसका इतने हिस्सा इसका या इतनी मिकदार आपने बेस की लेनी है और इतनी मिकदार आपने एक्टिवेटर्स की लेनी है, इनको आपस में मिलाना है, इस रेशो से मिलाना है। जब आप उस रेशो को प्रॉपर फॉलो नहीं करते, आप रेशो के मुताबिक मिलाते नहीं है टू पैक मटेरियल को, तो तब भी कोहेसिव फेल्योर हो सकता है। तब भी क्या हो सकता है, कोहेसिव फेल्योर हो सकता है। These failure points can be detected in several ways। और इस कोहेसिव फेल्योर को मुख्तलिफ तरीकों से डिटेक्ट किया जा सकता है। जो मुख्तलिफ तरीके हैं उनमें से कुछ महंगे हैं और कुछ महंगे हैं। अब देखिए, सम कॉस्टली रिक्वायरिंग इक्विपमेंट, उसमें कॉस्टली इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि इस वजह से सेवरल हंड्रेड ऑफ पाउंड्स उसमें लग जाते हैं। ठीक है। और चंद एक बड़े सस्ते होते हैं जिनमें जस्ट फ्यू पाउंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर है बेटा। तो लिहाजा अभी हमने देखा अडहियन क्या है, फिर हमने देखा अडहियन फेल्योर किन किन तीन एरियाज में हो सकता है और हर एरिया में डिफरेंट रीजन देखे। हमने पढ़ा कि जो प्राइमर और सबस्ट्रेट के दरमियान में अडहियन फेल्योर हो सकता है वो कंटेमिनेंट्स की वजह से हो सकता है। फिर हमने ये दूसरी जो चीज़ पढ़ी, हमने कहा कंटेमिनेंट्स के अलावा इंटरकोट अडहियन फेल्योर जो है कंटेमिनेंट्स भी हो सकता है, ओवर कोटिंग टाइम को इग्नोर करने की वजह से भी हो सकता है, और डिफरेंट एक्सपेंशन कंट्रैक्शन की वजह से भी हो सकता है। और तीसरा जो हमने पढ़ा कोहेसिव फेल्योर, उस कोहेसिव फेल्योर में हमने कहा कि मेन रीजन जो है वो सॉल्वेंट एंट्रैपमेंट है। मेन रीजन क्या है, सॉल्वेंट एंट्रैपमेंट है। और दूसरी जो टू पैक मटेरियल है उनमें जिस रेशियो जो गाइडेंस दी गई है कि इस रेशियो से दोनों मटेरियल्स को आपस में मिलाएं या मिक्स करें, आप उस रेशियो से जब नहीं मिलाते तो फिर भी जो है वो कोहेसिव फेल्योर होने के चांसेस होते हैं। क्लियर है। अभी जो आखिरी जो इसका पोर्शन है इसी चैप्टर का, हम उसमें यही देखना है कि हमने किस तरह अडहियन के लिए को टेस्ट करना है, इंश्योर करना ना अडहियन होनी चाहिए। तो हमने अडहियन को टेस्ट किस तरह करना है, सबसे पहले जी वी का टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, वी का टेस्ट। इसकी पहले रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं फिर आपको इसका वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि किस तरह हम इसको परफॉर्म करते हैं। वीक का टेस्ट में कहते हैं क्राफ्ट नाइफ इज ऑल। वीक का टेस्ट में हमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक नाइफ चाहिए होता है बस। हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ एक नाइफ चाहिए होता है। दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस टेस्ट। कट थ्रू द पेंट टू द स्टील सबस्ट्रेट। कहते हैं आपने उस नाइफ की मदद से कट लगाना होता है, और कट सिर्फ पेंट फिल्म में लगाना होता है ये, और पेंट फिल्म में लगाना होता है सबस्ट्रेट तक। ये नहीं है कि सबस्ट्रेट में भी कट लगा रहे, मेरे बात। यानी जब आप नाइफ की मदद से अडहियन के लिए वी का टेस्ट करने लगे हैं तो सिंपल सिर्फ इसी नाइफ की मदद से आपने कोटिंग के अंदर वी शेप कट लगाना होता है। क्या लगाना होता है, वी शेप कट लगाना। जब आप वी शेप लगाते हैं ना तो एंगल जो है वो 30 का बनना चाहिए। और जो वी का एक डंडा जो बनाते हैं ना पहला, जैसे इंसियन बोलते हैं, उस इंसियन की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 13 मिलीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 13 मिलीमीटर। तो वी शेप
कट लगाना है और हर इंसियन की लेंथ 13 मिलीमीटर हो, और दोनों लाइनें जब आप लगाएं, कट लगाएं, तो दरमियान में एंगल कितना होना चाहिए? 30 का एंगल होना चाहिए। फिर क्या करें? इंसर्ट द टिप ऑफ द ब्लेड इनटू द टिप ऑफ द वी एंड ट्राई टू लीवर अप। जहां वो जब आप वी शेप कट लगाते हैं ना, तो जहां वी नीचे मिल रही होती है, वहां पे वो उसी नाइफ की टिप से जो है ना, वो आपने इंसर्ट करनी है नाइफ को, और उसको लीवर ऑफ करना है, यानी उसको यूं ऊपर उठाना, पेंट फिल्म को ऊपर उठाना। समझे बात? यानी सिंपल वी शेप कट लगाया, और जहां वो वी बन रहा है, पांच जहां दोनों इंसियन आपस में मिल रहे हैं, तो वहां पे आपने इसी नाइफ की नोक को डाल के उसको ऊपर यूं लीवर ऑफ करना है, उठाना है। क्लियर है? द पेंट शुड चिप across the tip of the V clearly and passively without following the line of any of the fault described. It should not expose any of the substrate. यानी जब आप इसको यूं करके लीवर ऑफ करेंगे ना, तो पेंट को उठना नहीं चाहिए। अगर पेंट उठता है तो इसका मतलब है अडहियन फेल्योर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ है? अडहियन फेल्योर हुआ है। हम एक छोटा सा कट वी कट टेस्ट जो है ना वो देखते हैं। उधर वी कट है, लेकिन जो मैं आपको क्लिप दिखाने लगा उसमें एक्स कट है, लेकिन तरीका वही है। ये देखें, ये एक नाइफ है, उसकी मदद से सबने सिर्फ उसने वी शेप काट लगाया, और जहां वो मिल रहा था वहां पे उसने उसको उठाया। लेकिन देखा कि कोटिंग जो है ना वो उठी है। ये देखें, ये उठनी नहीं चाहिए। ये उतर गई ना, ये उठनी नहीं चाहिए थी, उतरनी नहीं चाहिए थी। लीवर ऑफ कर की है तो होनी नहीं चाहिए थी, चिप ऑफ होनी नहीं चाहिए थी। अगर हुई है तो इसका मतलब बढ़ियन फेल्योर है। इसका मतलब क्या है? अडहियन फेल्योर है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, यही एक काम क्रॉस कट टेस्ट, जिसे हम क्रॉस हैच टेस्ट भी बोलते हैं, क्रॉस कट टेस्ट भी बोलते हैं और क्रॉस हैच टेस्ट भी बोलते हैं, इसकी मदद से भी करते हैं। ये भी इंतहाई आसान सा टेस्ट है। कहते हैं कट थ्रू द पेंट यूजिंग 6 हॉरिजॉन्टल एंड 6 वर्टिकल कट्स अप्रॉक्सीमेटली 2 mm स्पेसिस गिविंग अ 25 स्क्वायर ग्रिड। कहते हैं जनाब, ये देखिए, ये कटर आपको नजर आ रहा है ये वाला। इस कटर में ब्लेड देखें कितने लगे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आखिरी वाली नहीं, ये दरमियान वाले जो काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अगर आप ये वाले जो काउंट करें दरमियान में, तो ये 6 है। अच्छा, ये 6 वाले अगर आप काउंट करें, तो कहते हैं इस कटर की मदद से हमने कर, चलो यार जितने भी हों, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इस पे कटर में ब्लेड्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। ठीक है, और कोई एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये कटर समझ लें इसको। एक इस कटर की मदद से आपने जो है वो 6 वर्टिकल लाइन लगानी है और 6 हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी। 6 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, जैसे ये लगी हुई है। ठीक है, पेंटी टेस्ट पैनल के ऊपर 6 वर्टिकल और 6 हॉरिजॉन्टल है। और ये नहीं है कि यूं 6 दफा करना है, बस एक दफा ही करेंगे तो 6 लाइनें लग जाएंगी, कट लग जाए। और इसी तरह तो ये लगाने के बाद आपके पास वो जो वाइट क्रिस्टल टेप होती है, जिसे स्कॉच टेप बोलते हैं, वो जरा 2-2.5 इंच वो चौड़ी जो होती है वो ले ले। अब उसको इसी जो आपने कट लगाया है इसके ऊपर जो है ना वो चिपका दें। चिपकाने के बाद में फिर उसको आपने उस टेप को उतारना है, और उतारने के बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि ये जो छोटे छोटे आपने बॉक्सेस में इसको चेंज किया था कट लगा के, आपने बेसिकली इसको छोटे छोटे यूनिट में तब्दील कर दिया पेंट फिल्म को। तो देखना ये है कि क्या वो बॉक्सेस में जो पेंट है वो उतरता है कि नहीं उतरता। उतरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उतरता है तो फिर आपने टोटल स्क्वायर बॉक्सेस का के कितने परसेंट उतरे हैं वो निकालना। यानी टोटल अगर 24 है तो 4 उतरे हैं, तो 24 डिवाइडेड बाय 24 परसेंटेज निकालने, पता चल जाएगा कि कितने परसेंट जो है वो फेल्यूर है, अडहियन फेल्यूर। नहीं उतरा कोई तो फिर अडहियन फेल्यूर नहीं है। क्लियर है? इसके भी एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं, फिर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, डिफरेंट मॉडल्स के, डिफरेंट टाइप के ये क्रॉस कटर्स होते हैं। ये इसकी किट है, सामने देख लें।
ब्लेड्स हैं जी, तो आप ब्लेड लगाएं, लगाने के बाद ऊपर से स्क्रू से टाइट कर दें वर्टिकल, और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं। ठीक है जी। अब इसके ऊपर टेप से चिपका दें, फिर आपने इस टेप को उतार दें, 60 का एंगल बना के उतार। ठीक है जी, इतनी सी बात थी। आपने देखा सैंपल में कि वो जब उतारा है तो कोई भी नहीं उतरा, इसका मतलब डयन बहुत अच्छा है, डयन बहुत अच्छा है। क्लियर है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, डॉली टेस्ट है। ये थोड़ा सा महंगा तरीन टेस्ट होता है, स्पेशल अप्रूवल पे किया जाता है डॉली टेस्ट। डॉली टेस्ट इज मोर एक्सपेंसिव टू यूज, but unlike the above gives an answer in units of psi and newtons per microns वगैरह। तो ये जो डॉली टेस्ट है ये भी अडहियन फेलुअर के लिए किया जाता है। ऊपर जो थे ना, जो हमने टेस्ट परफॉर्म किए थे, इन ऊपर वाले जो टेस्ट हैं इनमें सिर्फ हमें ये पता चला था अडहियन फेलुअर है या नहीं है, लेकिन डॉली टेस्ट करने से हमें ये भी पता चल जाता है कि अडहियन अगर है तो वो कितनी है, यूनिट में तादाद में पता चल जाता है। ठीक है। The dolly test is more expensive and but unlike the above gives an answer in unit of psi। तो ये जो यूनिट आता है, यानी जो फिगर बताते हैं उसके साथ यूनिट या तो साई यूज हो रहा होता है या न्यूटन्स पर माइक्रोन स्क्वायर, माइक्रोमीटर स्क्वायर, न्यूटन्स पर माइक्रोमीटर स्क्वायर्स ये आ रहा होता है। एंड सो इज क्लास्ड एज क्वांटिटेटिव टेस्ट। इस वजह से ये जो डॉली टेस्ट है, बाकी क्वालिटेटिव टेस्ट है, लेकिन डॉली टेस्ट जो है वो क्वांटिटेटिव टेस्ट है। डॉली टेस्ट क्या है? क्वांटिटेटिव टेस्ट। और इससे आगे वाला जो हेड टेस्ट है, हाइड्रोलिक अडहियन टेस्ट, इक्विपमेंट टेस्ट, वो भी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। ये दो टेस्ट अडहियन के सिर्फ क्वांटिटेटिव है, और बाकी जो आपने पढ़े हैं पी कट और क्रॉस एज टेस्ट और, ठीक है, ये सारे क्या थे? ये क्वालिटेटिव थे। क्लियर है बेटा? अब वो तरीकेकार देखें जी। टिपिकल प्रोसीजर फॉर टेस्ट वुड बी, इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या हो सकता है? अगर ensure the test area is clean and oil and grease free, lightly abrade the area and apply mix 2-pack heavy duty adhesive। कहते हैं तरीकेकार ये है कि जिस एरिया, जिस कोटिंग के ऊपर आपने अडहियन फेल्योर का टेस्ट या अडहियन के लिए टेस्ट करना है, आप सिंपली पहले सबसे पहले उसको साफ कर दें, उस सरफेस को, उसके ऊपर इंश्योर कर लें कोई ऑयल, कोई ग्रीस, कोई चीज़ मौजूद ना हो, कंटेमिनेंट ना हो। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि साफ करने के बाद किसी भी खुरदरी चीज़ से, ब्रेडिंग मटेरियल से, जैसे एमरी क्लॉथ वगैरह होता है, उससे आप ना उस कोटिंग को साफ कर लें। ठीक है। अप्लाई मिक्स 2-pack हैवी ड्यूटी एडेसिव। फिर जब आप साफ कर लेंगे तो फिर जो डॉली है ना, डॉली, डॉली किसे कहते हैं? ये जो डॉली है ना, यहाँ पे आपको इधर कहीं नजर आ रही है? नहीं आ रही। मैं आपको डॉली दिखाता हूँ कि डॉली कैसी है। And considerations for the pull-off adhesion testing process. डॉली को कोटेड सरफेस के ऊपर कोई एडहेसिव मटेरियल लगाकर चिपकाना होता है। एडहेसिव मटेरियल क्या यूज किया जा सकता है? रेल्डाइट, इपॉक्सी, इलास्टोमेरिक सीलेंट वगैरह इस्तेमाल। एडहेसिव मटेरियल लगाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि एडहेसिव मटेरियल में जो सॉल्वेंट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, कि नीचे कोटिंग जो है उसमें सॉल्वेंट वीक हो, जब आप स्ट्रॉन्ग लगाएं तो वो उसको रिवर्स कर दे, कोटिंग ही खराब कर दे।
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा कोशिश करें कंपैटिबिलिटी देखने के बाद फिर जो है वो मोस्टली जो आमतौर पर लगाया जाता है वो यही होता है एल्डिहाइड इपॉक्सी या इलास्टोमेरिक सीलेंट, वो एडहेसिव मटेरियल होता है। उस एडहेसिव मटेरियल को 2 पैक एडहेसिव मटेरियल लगाना है। कौन सा? 2 पैक एडहेसिव मटेरियल, ये लफ्ज लिखा हुआ है। उस 2 पैक एडहेसिव मटेरियल को डॉली के नीचे लगा के इस डॉली को सरफेस के ऊपर चिपका दिया जाता है और ऊपर से चाहे टेप लगा दी जाती है कुछ टाइम के लिए, जितने टाइम में वो खुश्क होगा एडहेसिव मटेरियल। जब खुश्क हो जाएगा तो ये डॉली अच्छी तरह चिपक जाएगी कोटिंग के साथ। फिर ये जो आपने देखा ना अभी, एक कटर की मदद से उसको कटिंग कर रहा था डॉली के अराउंड, वो कटर की मदद से कटिंग इस तरह करनी कि सिर्फ आपने कोटिंग में कटिंग करनी, नीचे सबस्ट्रेट में कटिंग नहीं करनी। कोटिंग तक कटिंग कर दें, करने के बाद आके जो पकड़ है ना वो सिर्फ जो इस डॉली के नीचे कोटिंग लगी है वो अलग हो जाए उसकी पकड़, और बाकी साइड वाली जो है उसकी अलग रहे। तो ये इस तरह सेपरेट करने के लिए करते हैं। कटर से जब यहाँ दिखाता हूँ, ये वाला जो हिस्सा नहीं नजर आ रहा है जिसमें ये डॉली को फिक्स करने लगा ना, ये वाला हिस्सा, ये इसके एक्चुएटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्चुएटर। और ये जो है ना साइडों पे 3 लगे हुए हैं ये वाले, ये इस पुल ऑफ गाज या टेस्टर के फुट है। ये क्या है? फुट है। ये हेल्प देते हैं जब एक्चुएटर पे फोर्स लगा के ना, एक्चुएटर की मदद से डॉली के ऊपर फोर्स लगा के उसको जुदा करने की कोशिश की जा रही होती है, तो ये फुट जो है ना वो फिर नीचे फोर्स लगाने में हेल्प दे रहे हैं। ठीक है जी, ये डिटेल सारी इसमें लिखी कि इंश्योर द टेस्ट एरिया इज क्लीन। सबसे पहले ये करना है कि जिस एरिया पे टेस्ट करना है उसको साफ देख लें कि कंटेमिनेंट्स ना हो। दूसरे नंबर पे 2 पैक एडहेसिव मटेरियल लें और वो डॉली के नीचे लगा के डॉली को मजबूती से चिपका दें। अक्सर सवाल आता है ये बताएं डॉली किससे बनी होती है, तो याद रखें एल्यूमिनियम अलाई से बनी डॉली होती है। डॉली किससे बनी होती है? एल्यूमिनियम अलाई की बनी हुई ये डॉली होती है जी। ठीक है, on to the adhesive ensuring that the skated flange is to the adhesive, यानी जो डॉली का नीचे वाला गोल सा हिस्सा है जो फराग की तरह होता ना तो कहते हैं उसी तरह का जो इसका फैला हुआ हिस्सा है, कहता है वो मजबूती से सरफेस के ऊपर चिपक जाए। हाँ, in position onto the adhesive ensuring that the skirted से ये लफ्ज लिया गया, skirted flange is to the adhesive। फिर leave for manufacturers recommended cure time, कहते हैं जब आप डॉली के नीचे 2 पैक एडहेसिव मटेरियल लगाएं और चिपका देते हैं ना, तो फिर जो मैन्युफैक्चरर ने टाइम दिया हुआ है 2 पैक मटेरियल बनाने वाले ने कि ये इतनी देर में खुश्क होगा, क्योर होगा, तो उतनी देर के लिए इसको छोड़ दें ताकि वो खुश्क हो जाए और फिर डॉली और कोटिंग आपस में चिपक जाए। प्लेस द कोर ड्रिल, वो जो कटर था यहाँ वो कोर ड्रिल की बात करें, सप्लाइड अराउंड द डॉली, वो कटर की मदद से या कोर ड्रिल की मदद से जो डॉली है उसके गिर्द कटिंग करनी है। ठीक है, एंड कट थ्रू द कोटिंग टू द सबस्ट्रेट, और कोटिंग से लेकर सबस्ट्रेट तक की कटिंग करनी होती है। दिस इंश्योर दैट ओनली द एरिया ऑफ डॉली फ्लेंज रिसीव द पुल ऑफ। इस तरह करने से ये फायदा होता है कि जब आप पुल ऑफ टेस्टर की मदद से फोर्स लगाएंगे ना, तो हमने इंश्योर करना है कि जो फोर्स लगाई जा रही है वो सिर्फ डॉली के ऊपर, सतह के ऊपर लगे, बाकी दूसरी सतहों के ऊपर ना लगे। कोटिंग वो वाली कोटिंग जो सिर्फ जिसके ऊपर डॉली चिपकी हुई है सिर्फ उसके ऊपर फोर्स लगे, बाकी जो साथ में एडजेसेंट एरिया उसके ऊपर फोर्स ना लगे। इसलिए उसको कट ऑफ करने के लिए आप क्या करते हैं, कटर की मदद से कोटिंग को उसके डॉली के अराउंड कट कर देते हैं। उसके बाद जी सम मॉडल्स यूज रिटायर्ड लीवर, अदर्स आर नर्ड व्हील। कहते कुछ ये जो पुल ऑफ टेस्टर है ना उसमें कुछ में लीवर लगे हैं और कुछ में जिस तरह ऊपर व्हील लगा हुआ है ना जो अभी हमने वीडियो क्लिप में देखा, उससे नर्ड व्हील बोलते हैं। कहते कुछ में उसमें वो नर्ड व्हील लगे होते हैं और उससे हम फिर वो घुमाते रहते हैं जब तक वो फेलुअर नहीं हो जाता, जब तक एक बैंक से डॉली जुदा नहीं हो जाती। दिस विल यूजली इन्वॉल्व अ लाउड बैंग। कहते जब आप फोर्स लगाते रहते हैं एक वक्त आता है जब आपकी फोर्स ज्यादा हो जाती है, तो एक बैंग से, एक लाउड बैंग से, एक जैसे ना एक्सप्लोजन है धमाके से जो है ना समझ लें, कहते हैं वो डॉली जो है वो सरफेस से जुदा हो जाती है।
क्लियर है? और बैंग एंड द इंस्ट्रूमेंट विल जंप फ्रॉम द सबस्ट्रेट, और वो जब आप कर रहे होते तो बैंग भी होता है और जो इंस्ट्रूमेंट यानी डॉली है इंस्ट्रूमेंट है वो यूं जंप भी कर जाते हैं। एग्जामिन द फेस ऑफ द डॉली, फिर उस डॉली के फेस को देखे। अब डॉली के फेस को देख रहे हैं जो एल्यूमिनियम की बनी हुई है, जो आपकी हम साइड डॉली है उसको ना देखना शुरू कर देना। एंड अ पोर्शन एडहेसिव फेल्योर अकॉर्डिंग टू द एरिया एक्सपोज, और फिर आपने देखना है कि वो एरिया जो एक्सपोज हुआ है वो क्या है, क्या वो सबस्ट्रेट के कुछ चंक्स आ गए हैं कोटिंग के साथ, या कोटिंग का कुछ हिस्सा उतर गया और कुछ चिपका रह गया। तो फिर उस हिसाब से हम फैसला असेसमेंट करके बताते हैं कि एडाइन है या नहीं। क्लियर है? उसके बाद भी फॉर एग्जांपल विद एन एल्यूमिनियम मेटल स्प्रे सिंगल कोट देयर कुड बी, कहते हैं जनाब एडहेसिव टू डॉली फेल्यूर, एडहेसिव टू एल्यूमिनियम फेल्यूर, कोहेसिव फेल्यूर विद इन द एल्यूमिनियम टू द सबस्ट्रेट फेल्यूर। और ये आपको वो बाकायदा पुल ऑफ डॉली टेस्टर की तस्वीर दी गई है, इसकी पहचान भी याद रखनी है। ठीक है, प्रैक्टिकल में आ जाती है, पिक्चर्स आइडेंटिफिकेशन आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा है। आखिरी टॉपिक है हाइड्रोलिक एडहेशन टेस्ट इक्विपमेंट। दिस इज मच क्विकर टेस्ट, ये कहते हैं हम बड़ी जल्दी हो जाता है, जो पीछे पुल ऑफ टेस्टर है ना उसकी निस्बत ये ज़्यादा जल्दी हो जाता है। कहते हैं दिस इज मच क्विकर टेस्ट विद हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी भी उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छी है। फिर द हेड यूज साइनो एक्रेलिक इम्पैक्ट एडहेसिव, इसमें जो एडहेसिव यूज करते हैं ना वो रेल्डाइट इपॉक्सी या वो नहीं करते, बल्कि कौन सा 2 पैक जो नहीं करते, बल्कि कौन सा करते हैं साइनो एक्रेलिक इम्पैक्ट एडहेसिव, ये यूज करते हैं। एंड कैन यूजुअली बी डन अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स अप्रोक्सीमेटली डॉली एप्लीकेशन, तकरीबन 2 घंटे लगते हैं जब डॉली को चिपका देते हैं चिपकने में। ठीक है, द डॉली आर माइल्ड स्टील, यहाँ पे जो है ना एल्यूमिनियम की बनी हुई नहीं होती, यहाँ माइल्ड स्टील की है। ठीक है, ये याद रखें कि जो पुल ऑफ डॉली टेस्टर्स में जो डॉली यूज हो रही है वो एल्यूमिनियम की बनी है, जो हेड टेस्ट में आप यूज कर रहे हैं ना डॉली वो माइल्ड स्टील की बनी है, और इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, उसको वन टाइम यूज करके इसको बार बार यूज कर सकते हैं। माइल्ड स्टील एंड रीयूजेबल बिकॉज दे आर हीटेड अप टू डिस्ट्रॉय द एडहेसिव आफ्टर यूज, जब आप उसको यूज कर लेते हैं तो डॉली को जब आप गर्म करते हैं तो जो उसके ऊपर कोटिंग चिपकी हुई है वो मटीरियल एडहेसिव मटीरियल लगा हुआ है, वो एडहेसिव मटीरियल भी उतर जाता है, गर्म करने से वो खत्म हो जाता है। Big downside for this test is the initial cost and usually high maintenance. इसमें कॉस्ट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कॉस्ट ज़्यादा आती है और मेंटेनेंस ज़्यादा है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, इस वजह से बस एक प्रॉब्लम है, वरना ये टेस्ट अच्छा है। अब ये कैसे परफॉर्म करते हैं वो तरीक़ेकार आपकी सिलेबस में दिया तो नहीं हुआ, लेकिन जस्ट आप लोगों के लिए जो है ना वो हम लोग क्या करते हैं उसको देख लेते हैं। This instructional video. A portable pull-off adhesion tester measures the force required to pull a specified diameter of coating away from its substrate using ये hydraulic देखिए इसमें pressure. हाइड्रोलिक पंप का बस इस्तेमाल है, सही है, The major बस ये फर्क है components of a सिंपल। pull-off ये भी adhesion ये testing डॉलीज है, are a test ठीक dolly है, that is adhered to the coating, a pressure source such as a इसकी बनी है hydraulic pump, माइल्ड स्टील की, हाँ, a pressure indicator, ये हाइड्रोलिक and पंप an उसका प्रेशर actuator for physically इंडिकेटर है, वो separating the एक्चुएटर, dolly and the और coating from इसमें the भी substrate. एडहेसिव है। तो सिंपली आप सबसे The पहले क्या POSIT करेंगे, test's self-aligning dolly and उसी actuator तरह system enables uniform सबसे पहले distribution डॉली of the लें, pulling डॉली के force नीचे over the एडहेसिव surface being लगाएं, tested. साइनो It एक्रेलिक maximizes एडहेसिव है, repeatability by eliminating the possibility of shear forces, which may result in one-sided pull-offs on rough and uneven surfaces. एक्चुएटर का फायदा Pull-offs ये are होता है कि always चूंकि बाज़ perpendicular दफ़ा to the सरफेस substrate. अनइवन होती है, कोटिंग अनइवन होती है, Following a तो pull-off test, ऊपर जब the डॉली breaking लगाए तो points, वो प्रॉपर demonstrated उसके by ऊपर fractured बैठती नहीं है। surfaces, occur along the एक्चुएटर से कुछ weakest फोर्स plane एक within जैसी the लगती dolly है, ये adhesive नहीं है कि coating एक्चुएटर के substrate किसी हिस्से system. पे डॉली के किसी हिस्से पे ज़्यादा और किसी पे कम फोर्स हो। The two most common standards for pull-off adhesion testing are ASTM D4541 and ISO 4624.
The Defelsco PosiTest pull-off adhesion tester shown throughout this video is specifically identified in Annex A5 of ASTM D4541. Every PosiTest adhesion tester pressure system is calibrated a variety of coatings and substrate. The PosiTest AT has a range of up to 20 megapascals, 3,000 pounds per square inch. Optional 14 or 10 millimeter dollies increase the range of the PosiTest AT by 2 and 4 times respectively. An optional 50 millimeter kit is available for low bond strength coating applications and for testing on flea. An optional 14 or 10 millimeter dollies increase the range of the PosiTest AT by 2 and 4 times respectively. An optional 50 millimeter kit is available for low bond strength coating applications and for testing on masonry substrates such as concrete. Having selected the pull-off tester to be used, the next step is to identify a suitable adhesive for bonding the dolly to the coating. When selecting an adhesive, it is important to consider the expected bond strength and the nature of the coating and dolly. Specifications for most coatings are typically less than 1,000 psi. Thermal spray coatings are tested higher, though new standards quote acceptance levels at 1,000 psi or less. For applications under 7 megapascals, 1,000 pounds per square inch, or when a fast-curing adhesive is required, cyanoacrylates, superglues, are commonly used. When stronger bonds are required, it is recommended that a 2-part epoxy be utilized. Several manufacturers utilize Araldite 2011 epoxy due to its versatility. Warnings. With any adhesive selection, it is important to test and ensure that the adhesive does not react to the coating, resulting in a change in its cohesion properties or bond strength. The goal of any adhesion test is to determine the pressure at which an adhesive between layers or cohesive within a layer failure occurs. To ensure pull-off tests are meaningful, preparation of the surfaces to be adhered is critical in facilitating adhesion between the dollies and coating. Lab tests have shown that for aluminum dollies and the Araldite adhesive, surfaces prepared with a 3M Scotch-Brite pad demonstrate strong, reliable bonds. Any residue generated by the dolly preparation method should be wiped away with a dry, clean cloth or paper towel. When preparing coating surfaces, the challenge is to prepare a clean surface that will readily bond with the adhesive without changing the properties of the coating. Each coating will vary, as will its preparation method. Preparation may range from wiping with a dry cloth to degreasing with alcohol to gently abrading to promote adhesion. When mixing 2-part epoxies, it is important to follow the manufacturer's directions. Critical instructions include quantity of each part used, homogeneity after mixing, prevention of air bubbles, and staying within the working life. To facilitate the process, kits include all the equipment required for mixing. A single plunger application tube is used to provide equal parts of epoxy and hardener. A uniform coating of adhesive should be added to the surface of the dolly. When placing the dolly on the surface, it is important to push straight down to squeeze out excess adhesive. Twisting, rocking, or sliding of the dolly may generate undesired air bubbles. Excess epoxy should be wiped away from around the dolly without disturbing its position. Dollies to be placed on uneven, vertical, or overhead surfaces should be held in place with removable tape until fully cured. To prevent adhesive failures, it is important to allow the adhesive to cure permanently, and faster bonding process should be carefully cut away to prevent an increase in the pull-off area. A common method is the use of a cutting tool with an inside diameter matching the dolly size. When deemed necessary to cut through a coating to relieve unwanted lateral bonding stresses, the method utilized should minimize the induction of surface flaws, such as microcracking. Such flaws may lower test results and create fracturing, resulting in partial pull-off results. For testing thick coatings with a 50 millimeter dolly, an optional drilling template may be preferred to a cutting tool. The final step is the performance of the pull-off test. Ensure the pressure relief valve on the pump is open. Place the actuator assembly over the dolly head.
Attach the quick coupler to the dolly by reaching through the holes in the actuator assembly to lift the quick coupler. Release the quick coupling when the dolly head is completely engaged. Close the pressure valve on the pump tightly. Use the one-touch buttons to verify the dolly size to be tested and the measurement units. ठीक है जी, फिर आप इस पे जितना आपने प्रेशर लगाना है 0 पे करके इसको प्रेशर लगाना. Press the start button to initialize the tester for a pull. Prime the pump. The large, easy-to-read LCD display will continuously indicate the pressure in the system. For optimum results, it is recommended to reach the pull-off target pressure in the middle of a stroke. Unless stated differently in the test specification, continue pumping at a maximum rate of 1 MPa, 150 psi, per second until the actuator pulls the dolly from the coating. Okay. The graphical pull rate indicator enables the operator to monitor and Here, beta.